हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज से अपन क्या करते हैं, कक्षा 12वीं के वैद्युत रसायन नामक जो यूनिट है उसको चालू करते हैं। आज से अपन कक्षा 12वीं के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अपन चालू करते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आईएमपी हैं और बार बार एग्ज़ाम में हमको आते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेन इसकी सबसे पहले अपन एक डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है या फिर वैद्युत रसायन होता क्या है। तो देखो यहाँ पे जो वैद्युत रसायन है, ठीक है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है विद्युत और दूसरा है रसायन। ठीक है, तो मेनली ये जो विद्युत और जो रसायन है ये दो प्रकार की ऊर्जाओं की यहाँ पे बात होती है। एक होती है विद्युत ऊर्जा की और दूसरी होती है रासायनिक ऊर्जा की। ठीक है, तो ये दोनों ऊर्जा आपस में किस प्रकार संबंधित हैं या फिर विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में जब परिवर्तित होती है तो क्या होता है और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो क्या होता है, इन चीज़ों का हम जो सम्मिलित अध्ययन है वो इस यूनिट में हम करेंगे। ठीक है, विद्युत रसायन क्या होता है, रसायन शास्त्र की वह शाखा है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध तथा दोनों ऊर्जाओं के एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा सबसे आईएमपी टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल, और विद्युत रासायनिक सेल में भी जो हमारा पहला टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बार बार आता है वो है गैल्वेनिक सेल। इसके बारे में आज की यूनिट में, मतलब आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गैल्वेनिक सेल ऐसे सेल होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के सेल में क्या होता है कि कोई रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल का पहला प्रकार होते हैं गैल्वेनिक सेल, जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और ये कैसे होते हैं, स्वतः होते हैं। ठीक है, अर्थात दो टाइप के हमको बीकर लेना पड़ता है, दो टाइप के पात्र, जिसमें एक पात्र में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, ठीक है, और दूसरे पात्र में अपचयन की अभिक्रिया होगी, और दोनों अभिक्रिया मिलके, मतलब दोनों पात्रों में कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगी और इन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको क्या है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। ऐसे सेलों को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। तो जो गैल्वेनिक सेल हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है डैनियल सेल, ठीक है, और भी टाइप के होते हैं पर बेसिकली हम इन्हीं टाइप के बारे में पढ़ेंगे, डैनियल सेल। फिर दूसरा जो बैटरी आपके घरों में बार बार यूज़ होती है, आपने देखे होंगे इस टाइप की बैटरी, ठीक है, रिमोट में, सेल में, घड़ी में, ठीक है, इनको बोलते हैं अपन शुष्क सेल। ठीक है, इसमें भी देखा होगा आपने, इनको कभी तोड़ के देखा होगा कि कुछ ना कुछ रासायनिक पदार्थ इसमें भरे होते हैं और रासायनिक पदार्थ के फलस्वरूप हमको कोई ना कोई टाइप की विद्युत ऊर्जा आपको मिलती है, जैसे टॉर्च से। और तीसरे होते हैं हमारे इस टाइप के इन्वर्टर, आपने देखे होंगे, जिनको हम बोलते हैं क्या, लेड संचायक बैटरी, लेड संचायक बैटरी। ठीक है, इन सभी का अध्ययन अपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल के बारे में देख लेंगे। और विद्युत रासायनिक सेल का जो दूसरा प्रकार होता है वो होते हैं विद्युत अपघटनी सेल, जिसमें क्या होते हैं, ये अस्वतः होते हैं। अस्वतः क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें बाहरी स्रोत से हमको ऊर्जा इसको देनी पड़ती है, अर्थात इसमें क्या होती है, विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित होगी, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी, अर्थात विद्युत ऊर्जा लगाकर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन या रासायनिक क्रिया इसमें संपन्न कराई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो अपना सबसे आईएमपी टॉपिक है, ठीक है, गैल्वेनिक सेल, या जिसको हम बोलते हैं डैनियल सेल, जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार आता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, लेकिन चूंकि आपको क्या है, ये सेल में पढ़ाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको 11वीं में ले चलता हूँ, और 11वीं में कुछ चीज़ें हमने जो पढ़े हैं वो आपको याद आ जाएंगी। तो कोई भी सेल रहे, चाहे वो गैल्वेनिक सेल रहे, डैनियल सेल रहे, इसमें क्या होता है, ये जो सारे सेल हैं ये रेडॉक्स अभिक्रिया पर बेस होते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ में चलती हो, उनको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, आप पहली कक्षा में 11वीं में पढ़ चुके हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो आपने ऑक्सीकरण के बारे में भी पढ़ा होगा और अपचयन के बारे में। तो ऑक्सीकरण के बारे में बता दूं कि ऐसी सभी अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन को क्या करें,
इलेक्ट्रॉन त्यागें वो कहलाती हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे हम बात करें जिंक की, यदि जिंक आयन के रूप में परिवर्तित हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसको बोलेंगे अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्राप्त। ऐसी अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। जैसे हम यहाँ पे कॉपर का एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो कॉपर Cu2+ आयन यदि 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये कॉपर धातु में। ठीक है, तो ऐसी सभी अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन त्यागें वो ऑक्सीकरण और जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करें वो अपचयन। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो चालू हो जाता है डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी संरचना देखते हैं। ठीक है, देखो इसकी संरचना में क्या होता है, 2 पात्र होते हैं। एक पात्र को हम ए नाम दे देते हैं, दूसरे पात्र को हम बी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो पात्र हैं ए और बी, तो यहाँ पे यदि हम ए पात्र की बात करें तो ए पात्र में जिंक सल्फेट का वैद्युत अपघट्य भरा होता है। जिंक सल्फेट का वैद्युत अपघट्य भरा होता है। तो जो जिंक सल्फेट है, ठीक है, ये क्या होता है, वैद्युत अपघट्य होता है। और वैद्युत अपघट्य का मतलब ऐसे पदार्थ जो आसानी से अपने आयनों में टूट जाएं उनको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। जैसे यहाँ पे जिंक 2+ आयन और SO4 2- आयन में टूट जाएगा, इसलिए क्या है, वैद्युत अपघट्य है। इसी प्रकार ये पात्र बी है, पात्र बी में एक वैद्युत अपघट्य होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये भी वैद्युत अपघट्य है, इसका मतलब है ये भी अपने आयनों में आसानी से टूटा रहेगा, Cu2+ आयन और SO4 2- आयन, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे जिस धातु का विद्युत अपघट्य पदार्थ यहाँ पे डूबा रहता है उसी की एक छड़ यहाँ पे लगी रहती है। ठीक है, उसी की एक छड़ यहाँ पे लगी रहेगी। तो यहाँ पे जिंक की छड़ लगी रहेगी और यहाँ पे ये कॉपर की छड़ रहेगी। तो अब इनको हम धातु की छड़ ना बोल के इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो ये हो गया कॉपर इलेक्ट्रोड और यहाँ पे हो गया जिंक का इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि इन छड़ों में, धातु की छड़ों में इलेक्ट्रॉन का आवागमन होता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन का आवागमन होता है। ठीक है, ये आप समझ गए हो अभी तक। ठीक है, अब यहाँ पे यहीं पे ये समझ लो कि चूंकि पूरे सेल हैं वो रिडॉक्स अभिक्रिया पर बेस हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो ए वाला पात्र है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाता है और जो बी वाला पात्र है यहाँ पे अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, ए वाले पात्र में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है और बी वाले पात्र में अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होती है। ये अभी हम संरचना समझ रहे हैं, जब हम क्रिया पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि यहाँ पे ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे एक उल्टे यू आकार की नली दिखाई देती होगी। ठीक है, तो ये उल्टे यू जो आकार की नली है इसको बोलते हैं अपन लवण सेतु। क्या बोलते हैं, लवण सेतु। ठीक है, तो लवण सेतु में क्या होता है, मुख्यतः कोई भी वैद्युत अपघट्य घुले होते हैं। जैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पोटेशियम क्लोराइड का या फिर हम यूज़ कर सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट का। ठीक है, वैद्युत अपघट्य घुले होते हैं और ये वैद्युत अपघट्य हैं एक जेल जैसे पदार्थ जिसको एगर एगर बोलते हैं, उसमें घुले रहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं एक वोल्ट मीटर से जुड़े होते हैं। इतनी इसकी संरचना है। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है इसका काम है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं जैसे जिंक का और कॉपर का, इनके मध्य में, ठीक है, जो विभवांतर है, विभव में जो अंतर आएगा उनको मापने का काम ये वोल्ट मीटर करता है। तो इतनी इनकी ये संरचना हो गई। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत IMP बता दूँ कि जिस पात्र में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न हो रही है उसमें जो छड़ डूबी रहेगी, जैसे यहाँ पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न हो रही है और यहाँ पे जिंक की छड़ डूबी है, तो उसको हम बोलेंगे एनोड। ठीक है, और जिस छड़ में, ठीक है, कॉपर के इलेक्ट्रोड डूबे हों, ठीक है, और जहाँ पे अपचयन की अभिक्रिया हो रही हो उसको बोलते हैं अपन कैथोड। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, कैथोड बोलेंगे। ठीक है, अर्थात एनोड का हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड का हमेशा होता है अपचयन।
देखो हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ें तो हमने अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं, एक बार उनके लिए बता दें कि यहाँ पे इस पात्र में ए पात्र है और यहाँ पे पात्र क्या है, बी है। यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण हमेशा किसका होता है, एनोड का। और एनोड हमारा को क्या है, जिंक का बना हुआ है, ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रोड है। इसी प्रकार यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है, अपचयन की। और अपचयन किसका होता है, हमेशा कैथोड का, या जिसका अपचयन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कैथोड। और ये किसका बना हुआ है, हमारा कॉपर का। तो यहाँ पे याद रखने की बहुत आसान ट्रिक है, इसको बोलते हैं LOAN। ये 4 शब्द आप याद रखो, आपको पूरा गैल्वेनिक या डैनियल सेल याद हो जाएगा। देखिए कैसे, एल का मतलब होता है लेफ्ट, और लेफ्ट का मतलब होता है बायां, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ए का मतलब होता है एनोड, और एन का मतलब होता है नेगेटिव या ऋणात्मक, नेगेटिव या ऋणात्मक, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को हम अप्लाई कर दें। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो साइड है वो बायां साइड है, और ये वाला जो साइड है वो दायां साइड है, ठीक है। तो बायां साइड में हमेशा ऑक्सीकरण होगा, हो रहा है, ठीक है। और बाएं साइड में हमेशा क्या रहेगा, एनोड रहेगा। और एनोड कौन सा आवेशित रहेगा, हमेशा नेगेटिव, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको चार्ज दे दें नेगेटिव, और इसको बोल दें हम क्या, एनोड बोल दें, ठीक है। और एनोड किसका बना होता है, हमारा जिंक का, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा ऑक्सीकरण। और इसको बोल दें हम क्या, कैथोड। कैथोड किसका बना है, कॉपर का, ठीक है, किसका बना है, कॉपर का। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन। और ये पूरा आवेशित कैसा है, धनात्मक आवेशित है, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है, और यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है। इतनी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, बस आपको ये 4 शब्द याद रखना है, LOAN, लॉन। एल का मतलब होता है लेफ्ट, मतलब बायां। बाएं साइड क्या होगा, हमेशा ऑक्सीकरण होगा, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, एनोड। और एनोड हमेशा कौन सा चार्ज होगा, ऋणात्मक चार्ज होगा। ये आपको इतना याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, क्रिया विधि में चलते हैं कि इनकी क्रिया कैसे होती है, ठीक है। तो क्रिया के बारे में हम पूरा देख लेते हैं। तो मैं आपको ये पढ़ के बताते जाता हूँ, आपको क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो सेल की क्रिया विधि हम देख रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम जो ये पात्र लेते हैं, कौन सा पात्र है, ये ए पात्र है, जहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, जो किस में रहता है, Zn2+ आयन और SO4 2- आयन के रूप में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिंक सल्फेट का विलयन में जिंक आयन होते हैं, ठीक है। जब जिंक की पट्टी, ठीक है, ये कौन सी पट्टी है आपकी, यहाँ पे जिंक की, जिंक का इलेक्ट्रोड जिसको क्या बोल रहे हैं अपन, एनोड, ऋणात्मक आवेशित होता है यहाँ पर। तो जो जिंक की पट्टी है जब इस विलयन के संपर्क में आती है, इस विलयन के जब संपर्क में आती है तो क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रोड Zn2+ आयन के रूप में घुलने लगता है। मतलब जो Zn का, जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये कैसा होने लगता है, डिज़ोल्व होने लगता है, घुलने लगता है। और जब ये घुलने लगता है तो यहाँ की जो जिंक धातु है वो घुल घुल के जिंक आयन, मतलब Zn2+ आयन, Zn2+ आयन के रूप में कहाँ आने लगती हैं, विलयन में आने लगती हैं, और ये घुलने लगता है, ठीक है। इस क्रिया में क्या होता है कि जिंक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर छोड़ देते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि जब ये इलेक्ट्रोड घुलने लगता है पूरा, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में रह जाते हैं, इसी छड़ में रह जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये धातु की छड़ है, जिंक के रूप में थी, तो यहाँ पे क्या होता है, जो जिंक है वो किस में परिवर्तित हो गया, देखो यहाँ पे जो जिंक था ये किस में परिवर्तित हो गया, जिंक आयन के रूप में परिवर्तित हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। जी 2 इलेक्ट्रॉन किस में रह जाते हैं हमारे, बताओ, ये रह जाते हैं हमारे इलेक्ट्रोड में। अर्थात यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक के रूप में घुल घुल के सॉल्यूशन में आने लगा, ठीक है, जिंक आयन के रूप में। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में रहेगा, इस रॉड में, ठीक है। तो इस रॉड में इलेक्ट्रोड के रहने के कारण ये जो एनोड है ये कौन सा आवेशित हो जाता है, सॉरी नेगेटिव आवेशित हो जाता है। ये मैंने पॉजिटिव लिख दिया था वहाँ पे।
तो कौन सा आवेशित हो जाता है, ये ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये एनोड हमने बोले हैं कि कौन सा आवेशित रहेगा, ऋण आवेशित रहेगा। अब आगे पढ़ें हम। ठीक है, अर्थात जिंक आयन के रूप में विलयन में आ जाता है, अर्थात जिंक का ऑक्सीकरण होता है। जिंक का क्या हो जाता है यहाँ पे, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे सबसे आईएमपी चीज़ पढ़ी है कि जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है, अतः एनोड कहलाता है। ठीक है, तो हमने ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया ये पढ़ चुके हैं, ये होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इस इलेक्ट्रोड से निकल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस कॉपर तार से इस प्रकार चलने लगते हैं। मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन है, वो इस वोल्ट मीटर से होते हुए दूसरे बीकर में पहुँचेंगे। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए इस साइड आ रहे हैं। अब ठीक है, जब ये इस साइड आ रहे हैं, इस साइड गति कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे पढ़ो क्या है कि जो जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये तार के माध्यम से कॉपर के इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने लगते हैं। अर्थात जो आए हुए इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे एकत्रित होने लगते हैं, यहाँ पर। ठीक है, इस कारण यहाँ पे क्या होता है, बीकर में जो Cu2+ आयन है और SO4 आयन, जो विद्युत अपघट्ट है, इसमें रहेगा। तो यहाँ पे जो Cu2+ आयन है, जो इस वैद्युत अपघट्ट के विलयन में थे, वो इन इलेक्ट्रॉनों के चार्ज को ख़त्म करने के लिए, उदासीन करने के लिए इस धातु की पट्टी या कॉपर की पट्टी के ऊपर जमा होने लगते हैं जाके, जिससे ये आने वाले इलेक्ट्रॉन ये विद्युत उदासीन हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाके जमा होने लगते हैं, और कॉपर आयनों के जमा होने के कारण ये जो पट्टी है ये कैसे आवेशित हो जाती है, प्लस आवेशित हो जाती है। ठीक है, और इसके कारण इसको क्या बोलते हैं अपन, कैथोड। कैथोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका अपचयन हो रहा है। अर्थात आप देखो यहाँ पे अपचयन कैसे हो रहा है, चूँकि यहाँ पे Cu2+ आयन थे और जिंक के साइड से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उनको ये ग्रहण कर रहे हैं, और ग्रहण करके ये जमा हो रहे हैं, और किस में परिवर्तित हो रहे हैं, ये कॉपर धातु में। अर्थात यहाँ जमा होके वो किस में परिवर्तित हो रहे हैं, कॉपर के रूप में जमा हो रहे हैं। ठीक है, कॉपर के रूप में जमा हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा है, अर्थात क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यही क्रिया होती है। आगे पढ़ो, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, जिससे कॉपर आयन जो विद्युत अपघट्ट के विलयन में उपस्थित होता है, वह कॉपर इलेक्ट्रोड पर जाकर अपचयित या इसको बोलते हैं जमा होने लगते हैं। जब ये जमा होने लगेंगे तो ये इलेक्ट्रोड क्या होने लगेगा, धीरे धीरे मोटा होने लगेगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे बहुत आईएमपी चीज़ है कि कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, अतः यह कैथोड कहलाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अतः जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अपन ने पढ़ भी चुके हैं कि यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसकी ओर जा रहे हैं, कॉपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोडों के इस प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिसकी दिशा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं, जिंक से निकलकर कॉपर की ओर, तो विद्युत धारा इस उल्टी दिशा में गति करेगी। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में है तो विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी। अब आते हैं थर्ड आईएमपी टॉपिक, जिसको बोलते हैं अपन सेल अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, सेल अभिक्रिया में कि एनोड अभिक्रिया से ऑक्सीकरण अर्ध सेल बनता है। ठीक है, एनोड की अभिक्रिया से क्या बनता है, एनोड अर्ध सेल। मतलब यहाँ पे दो बीकर थे, तो यहाँ पे जो बन जाएगा वो उसको क्या बोलेंगे अपन, एनोड अर्ध सेल। और जो बी पात्र में है उसको बोलेंगे अपन, ठीक है, अपचयन अर्ध सेल। ठीक है, तो एनोड की अभिक्रिया से ऑक्सीकरण अर्ध सेल बनता है। इसी प्रकार कैथोड की अभिक्रिया से अपचयन अर्ध सेल बनता है। मतलब यहाँ पे अपचयन अर्ध सेल बनेगा और यहाँ पे एनोड अर्ध सेल बनेगा। इन दोनों अर्ध सेलों से मिलकर जो अभिक्रिया प्राप्त होती है, इन दोनों जो अर्ध सेल, मतलब इस सेल और इस सेल को जब आपस में मिला देते हैं, तो इन दोनों सेलों से मिलकर जो अभिक्रिया प्राप्त होती है उसको बोलते हैं सेल अभिक्रिया, या इस सेल अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये होते कैसी है देखो। ठीक है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया क्या प्राप्त हुई थी, जहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा था, अर्थात वहाँ पे जिंक 2+ आयन में परिवर्तित हो रहे थे और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। इलेक्ट्रॉनों को निकलना ही क्या होता है, ऑक्सीकरण। और कॉपर क्या कर रहे थे, इन्हीं जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनको प्राप्त कर रहे थे, जो जिंक से प्राप्त हो रहे थे। तो
Cu2+ आयन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके किस में परिवर्तित हो रहे थे, कॉपर सॉलिड या कॉपर धातु में। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपचयन अर्ध अभिक्रिया है और ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। यदि इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला दें तो हमको जो अभिक्रिया मिलती है उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। तो जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक प्लस, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कट जाते हैं, जिंक प्लस Cu2+ आयन। ठीक है, और यहाँ पे जिंक 2+ आयन और यहाँ पे कॉपर, अर्थात यहाँ पे जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, और कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसलिए कट जाएंगे क्योंकि जिंक से इलेक्ट्रॉन जो निकले थे वो कॉपर प्राप्त कर लेगा, तो वो कंज्यूम हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो अभिक्रिया प्राप्त हुई है उसको बोलेंगे सेल अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो सेल अभिक्रिया को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव चार्ज होता है और जिंक का इलेक्ट्रोड किस में परिवर्तित होता है, ये सिंगल लाइन का मतलब होता है परिवर्तित होना। ये किस में परिवर्तित हो गया, जिंक 2+ आयन में और विलयन में चला जाएगा। AQ का मतलब होता है एक्वस, विलयन में चला गया। 2 लाइन का मतलब होता है लवण सेतु, मतलब दूसरी ओर क्या होता है, इधर साइड की जो अभिक्रिया होती है इसको बोलते हैं अपन एनोड, और इधर साइड जो होती है उसको बोलते हैं कैथोड। कैथोड में हमेशा होगा अपचयन, तो कॉपर का अपचयन होगा, Cu2+ आयन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके किस में परिवर्तित हो जाएंगे, कॉपर में, जो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कैथोड, और जो नेगेटिव चार्ज है एनोड। ठीक है, अब हमने लवण सेतु का उपयोग देख लेते हैं क्या होता है। देखो लवण सेतु के हम जो कार्य देखेंगे उसमें देखो लवण सेतु का कार्य का पहला काम है कि सर्किट पूरा करके दोनों अर्धशैलों के मध्य आयनों की गति कराकर विद्युत धारा प्रवाहित होने में सहायता करता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या होता है, यहाँ पे जो यहाँ पे विद्युत अपघट्ट जिंक सल्फेट, ठीक है, Zn वो किस में रहता है, जिंक आयन और SO4 2- आयन की उपस्थिति में रहता है। लेकिन क्या होता है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड भी घुलते जाता है और क्या बनाता है, जिंक 2+ आयन बनाता है। ठीक है, और जिंक 2+ आयन बनाने के कारण ये विलयन में आते जाता है। तो एक समय के बाद क्या होता है, इस साइड जिंक आयन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और जिंक आयन की बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बन रहे थे वो किस ओर गति करते हैं, इस ओर, और यहाँ पे जो Cu2+ आयन थे वो जाके यहाँ पे जमते जाते हैं। ठीक है, तो सारे जो Cu2+ आयन थे, कॉपर आयन थे, वो यहाँ पे इलेक्ट्रोड में जाके जम के इस कॉपर के इलेक्ट्रोड को मोटा कर देते हैं। लेकिन विलयन में SO4 2- आयन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे यदि गौर करो तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे जिंक आयन घुल के सॉल्यूशन में आ रहे हैं, अर्थात जिंक आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या मैं यूँ कहूँ कि पॉजिटिव आयन की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस विलयन में, और इस विलयन में सल्फेट आयनों के कारण नेगेटिव आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इस प्रकार सेल अभिक्रिया बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस सेल अभिक्रिया को साम्य स्थापित करने के लिए यहाँ पे हम विद्युत अपघट्ट लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड। तो जो पोटेशियम है उसका जो क्लोराइड आयन रहते हैं, जो क्लोराइड आयन है वो इस ओर गति करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा संख्या में जिंक बन गए हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में Zn2+ आयन बन गए हैं, उनके साथ ये क्लोरीन क्या करें, रिएक्शन कर लें और इनको जिंक क्लोराइड बना के क्या करें, उदासीन कर दें, और ये विलयन फिर से उदासीन हो जाए, जिससे ये इलेक्ट्रोड फिर से घुलने लगे। इसी प्रकार यहाँ पे जो सल्फेट आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अर्थात नेगेटिव आयन की संख्या बढ़ गई है, इसलिए यहाँ पे जो पोटेशियम आयन है कि वो इधर आता है। ठीक है, यहाँ से कौन निकलता है, पोटेशियम आयन, और यहाँ पे पोटेशियम आयन यहाँ पे सल्फेट आयनों के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम सल्फेट बना देता है और इस विलयन को उदासीन कर देता है। ठीक है, अर्थात इसका जो दूसरा कार्य क्या है, विद्युत उदासीनता बनाए रखना। ठीक है, तो ये इसका लवण सेतु का कार्य हो गया। एक बार अपन पूरे सेल को ओवरऑल देख लेते हैं क्या होता है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वोल्टमीटर होता है, ये होता है लवण सेतु जिसमें पोटेशियम क्लोराइड घुला होता है। ठीक है, और इस साइड क्या होता है हमारा अपचयन, और यहाँ पे होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, इधर होता है ऑक्सीकरण, इधर होता है अपचयन, और जहाँ पे अपचयन की क्रिया होती है उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड, और कैथोड कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पे एनोड की अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण की, वो इलेक्ट्रोड कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, अर्थात ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जिंक का इलेक्ट्रोड होता है और ये कहता हो क्या होता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं।
और यहाँ पे जिंक आयन और सल्फेट आयन रहेंगे, यहाँ पे सल्फेट आयन और कॉपर आयन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, अर्थात जिंक आयन में परिवर्तित होता है, और यहाँ पे कॉपर आयन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके कॉपर में अपचयित होते हैं, अर्थात ये रॉड मोटी होती जाती है कॉपर आयनों के जमाव के कारण, अर्थात यहाँ पे बारी बारी से कॉपर आयन जमते जाते हैं और जिंक की रॉड पतली होती जाती है घुल घुल कर, क्योंकि जिंक आयन विलयन में जाते जाते हैं। ये आपका गैल्वेनिक सेल है।